नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिजी यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील कुमार तिवारी और मेरे साथ हैं रोहित सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और पर्सनली भी मुझसे कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज पूछी, बट कुछ दिनों से व्यस्तताओं की वजह से आपको आंसर नहीं दे पाए, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं और सर मिल करके आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम एंड फॉर व्हिच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दिस प्रोग्राम इज सुटेबल। सो सर, जैसा सुनील सर ने बोला, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं। और एक्चुअली यहाँ पर दो तीन तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने ESE का प्री दिया है और उनका पेपर अच्छा गया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ESE मेंस का कॉल आ जाएगा, इसलिए वो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम करना चाहते हैं। ओके, बट वो स्टिल डाउटफुल हैं कि करें कि नहीं करें। हाँ। ओके, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? देखो, जिन लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो उन्हें तो बिल्कुल सोचने की ही जरूरत नहीं है। दे मस्ट ज्वाइन द प्रोग्राम ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और जो कन्वेंशनल है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है सुनील सर ने। मैं ये चीज़ मतलब स्पेशली यहाँ पर स्ट्रेस दे करके बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस का प्री का पेपर देखें ESE का, तो वो 300 मार्क्स का होता है ना। जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं GS ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल ऑब्जेक्टिव 300 मार्क्स का होता है और उसके लिए हम लोग इतनी तैयारी करते हैं। और कन्वेंशनल की आप बात करें सर, तो पेपर 1 और पेपर 2 कन्वेंशनल दोनों में 300 मार्क्स 600 मार्क्स के हैं। और 600 मार्क्स के कन्वेंशनल के बारे में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम को ज्वाइन करें या नहीं करें, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है प्रीलिम्स का, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं गया है, हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा है कि वो कट ऑफ से बहुत दूर है, बट अगर आपका अगले साल का भी प्लान है तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि आप जब कन्वेंशनल की तैयारी करते हैं, रिटन क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है। किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये भी डिस्कस करना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड करूंगा सुनील सर, कि जैसा सर ने बोला कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आप कन्वेंशनल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें टेक्निकल के भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप नए मेथड्स भी सीखते हैं। और इनफैक्ट कुछ मेथड जो आपने पहले पढ़े हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है, वो पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो सर ने बोला कि ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स में, लाइक गेट में या अदर जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स है, वहाँ भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल, ये रीज़न भी है। अब किन्हीं नहीं ज्वाइन करना चाहिए? जिन स्टूडेंट्स का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं की है या गेट की तैयारी अच्छी नहीं की है, तो क्योंकि ये एक एडवांस लेवल प्रोग्राम है जहां पर टीचर ये मान करके चलेगा कि आपने प्रीलिम्स के लेवल की तैयारी सभी सब्जेक्ट की है, तो सारे एलिमेंट्री कंसेप्ट नहीं डिस्कस होंगे, बल्कि जो इंपॉर्टेंट या डेप्थ में क्वेश्चंस हैं, कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चंस हैं या कंसेप्ट्स हैं या डेरिवेशंस हैं, वो डिस्कस होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अभी बहुत सतही लेवल पर है, बहुत सरफेस लेवल पर है, उनके लिए ये प्रोग्राम एडवाइजेबल नहीं है। ये पॉइंट तो सही सर ने बोला है कि जिन्हें मतलब बेसिक्स अभी हर सब्जेक्ट के क्लियर नहीं है, उनको इस प्रोग्राम में जाने का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, बेनिफिट उनको मिलेगा जिन्हें ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का फंडामेंटल जिनका क्लियर है, बेसिक्स जिनका क्लियर है, सो दैट कि जब वो कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है, इसमें ये फंडामेंटल्स यूज़ हो रहे हैं जो उनको आते हैं। तो फिर कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपको फिर मज़ा आएगा, फिर जो प्रोग्राम है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बन पड़ेगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी पिछले साल तैयारी अच्छी नहीं हुई या जिनको लग रहा है कि कन्वेंशनल उनके लिए थोड़ा सा हैवी कोर्स होगा, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम लोग मेडिजी 2.0 में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ले करके आ रहे हैं जिन्हें आप ज्वाइन करके अपने बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर कर सकते हैं, या जो हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स होता है ESE गेट सबको मिला करके फाउंडेशन कोर्स जो है उसको कर सकते हैं।
बट ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी थोड़ा ठीक हो चुकी है और वो अपना लेवल और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफिशिएंट प्रोग्राम है। बहुत कम ड्यूरेशन का है, 300 आवर्स के आसपास का कोर्स होगा, यानी रफली अराउंड 100 डेज मान करके चलिए। तो कम समय में और बहुत अच्छे कंसेप्ट्स बिल्टअप किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखे हों। यहाँ एक पॉइंट और है कि फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर कोर्स कर लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स हम लोग करें जिससे कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे और टाइम का भी यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, तो इसमें कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है, जो आपकी कमियों को दूर करता है। लाइक आपकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की स्पीड अच्छी है, बट अब क्या कमी रह गई है? कन्वेंशनल क्वेश्चंस सॉल्व करने की जो टेक्निक है आपको सीखनी है। आप ईएससी के मेंस का पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें हर क्वेश्चन के नीचे एक स्पेस गिवन होता है, मार्जिन गिवन होता है। अब उस अलॉटेड मार्जिन में ही आपको लिखना होता है। अब हर क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है, आपको उस मार्जिन में कितना लिखना चाहिए और टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम कंस्टेंट भी है। हाँ, सब कुछ सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखना है। जब हम गेट या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम आंसर तक पहुंचे, फिर बीच के स्टेप्स पे हमारा फोकस नहीं होता। लेकिन रिटन एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको कौन से स्टेप लिखने हैं, कौन से स्टेप नहीं लिखने हैं, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। फिर जब ऑब्जेक्टिव की सब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनसे सिर्फ, जैसे डेरिवेशंस हैं, कई बार स्किप किया जाता है, क्योंकि वो डेरिवेशंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मेंस में आप देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डेराइव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ऐसी चीजों की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए कन्वेंशनल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड करूंगा सर, मैंने जब 2007 में तैयारी की थी तो उस समय प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाता था तो चलिए वो तो जैसे तैसे लगा लिए। अब ये सोचता था कि बाकी क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। अब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें तो किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाइए, उसमें 300, 400 या 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं है और अननेसेसरी मैंने वहाँ पर टाइम वेस्ट किया है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम डायरेक्शनल होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें क्वेश्चन के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और ये ट्रेंड को फॉलो करना ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में हर एक फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट में ये फॉलो करते हैं और उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन कराते हैं जिस ट्रेंड पे ईएससी में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन कंपटीशन में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। अब अगर कोई बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है तब तो उसने टेक्स्ट बुक सॉल्व की होगी, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप 3 महीने 4 महीने जो भी समय बचा हुआ है इसमें इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर हर सब्जेक्ट की बुक सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, वो पॉइंट क्या है कि जनरली कन्वेंशनल में राइटिंग स्पीड को लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आप पेपर 1 या पेपर 2 कन्वेंशनल ईएससी का उठा करके देखें तो आउट ऑफ 8 जो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं वो एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस होते नहीं हैं। उसके अगर सब पार्ट्स को आप इंक्लूड करेंगे तो वो 20 से 22 क्वेश्चन बन पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको 3 घंटे में 20 से 22 सवाल सॉल्व करने हैं, तो आपकी एक राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। और जब कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम करते हैं तो न चाहते हुए भी 3 घंटे 3.5 घंटे आपको बैठना होता है और आपको लगातार लिखना होता है। फिर हर संडे टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में इंटीग्रेट की गई है, तो आप जितना कुछ प्रैक्टिस करेंगे उसको टेस्ट दे करके खुद को इवैल्यूएट भी करेंगे। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने प्रोविजन रखा हुआ है कि आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने कहाँ पर सही लिखा है, कहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और जो भी मेडीजी के स्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी कन्वेंशनल प्रोग्राम में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, अपनी बात, आपको कुछ भी पूछना है तो वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैज बीन very well planned in this course and this is highly advisable not only for engineering services बल्कि बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और भी कई सारी जगहों पर पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम डीआरडीओ में रिसेंटली अभी पेपर हुआ था जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस आए थे। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम्स हैं उसमें भी कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें मेंस होता है, मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कन्वेंशनल की प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू द प्रीलिम्स, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज और हम लोग चलते चलते आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग प्रीलिम्स में बहुत मार्जिन पर क्वालिफाई किए हों। मैं ये चीज लास्ट ईयर भी एक वीडियो में आपको इस चीज को नोटिस कराया था, अभी फिर से नोटिस करा रहा हूं
कि अभी बेटा बहुत हाफ बैटल भी नहीं हुआ। आप देखें तो अभी 600 मार्क्स मेंस के हैं और 200 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, सो 800 मार्क्स आर लेफ्ट। तो अभी अगर प्रीलिम्स में आप थोड़ा कम भी स्कोर कर रहे हैं तो यू नीड नॉट टू गिव अप, इंस्टेड यू नीड टू प्रिपेयर विद मोर एनर्जी। या एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ रहा है उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना। आप देखिए प्रीलिम्स में सर अगर किसी के मान लो 20 नंबर ज्यादा बन रहे हैं, 20 नंबर बहुत डिफरेंस है, 20 से 30 नंबर ज्यादा बन रहे हैं, एक ढंग का क्वेश्चन अगर मेंस में आप एक्स्ट्रा कर ले गए एज कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट, तो वो 20 नंबर का गैप आपने फिलअप कर लिया। एग्जैक्टली कन्वेंशनल में अगर आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप अगर प्री में कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो कंपनसेशन अच्छी तरह से होता है, जिससे कि टोटल रिटन के जो मार्क्स हैं वो एक अच्छा नंबर होता है। अब उसमें आपने इंटरव्यू की भी तैयारी कर ली तो आपकी एक अच्छी रैंक बन सकती है। इसलिए होप कभी नहीं छोड़ना है और बैटल ऑलवेज लड़ना है। दोस्तों याद रखिएगा, बैटल हमें हमेशा लड़ना है। जब तक पूरा बैटल खत्म ना हो ना तब तक हार नहीं माननी है, ठीक है। हार जीत का निर्णय तो बाद में होगा जब रिजल्ट आएगा, अभी अपना बेस्ट देना है और हर स्टेज पर हमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, ठीक। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरीज होंगी तो सर मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं मेडी जी के, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हो सकता है कि कई बार व्यस्तताओं की वजह से इमीडिएट रिप्लाई ना आता हो, लेकिन आई थिंक 24 आवर 48 आवर में रिप्लाई जरूर आएगा। और निश्चित तौर पर आपकी क्वेरीज आप सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अर्जुन न बनता अगर उसे द्रोणाचार्य न मिले होते, और द्रोणाचार्य भी इतिहास में जगह न पाते अगर उसे अर्जुन जैसा शिष्य न मिला होता। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ। बिना एक दूसरे के हम दोनों अधूरे हैं। तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। बाकी सर प्लीज। और इंटरव्यू वाले पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कन्वेंशनल में आप थ्योरेटिकल टाइप के कन्वेंशनल भी सॉल्व करेंगे, हाँ। तो आप सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएंगे। बिल्कुल। और इंटरव्यू में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमने क्या फेस किया, सर ने भी फेस किया है कि वो सब्जेक्ट के डेप्थ से एक सवाल करते हैं, और आप कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख करके जब सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस डेप्थ पे जाने के बाद आपको चीजें याद रहती है। बेटर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की डेवलप होती है। तो ऐसे में आप ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर पाते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट रिप्लाई कर पाते हैं, रादर देन जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो फोकस होता है एनी हाउ कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो पकड़ ले बस, बाकी आसपास उसमें तो ऐसा भी है कि ऑब्जेक्टिव में इनकेस अगर आप थोड़ा भूल रहे हैं तो 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको रिकॉल हो जाता है। बट कन्वेंशनल इज ए कंप्लीटली डिफरेंट कंपटीशन। इसमें आपको रिकॉल करना है उस क्वेश्चन को देख करके, सो दैट कि आपको सॉल्यूशन रिकॉल हो जाए और उसको आप पेपर पर लिख करके आए, वो भी अंडर स्ट्रेस, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और मार्जिन भी लिमिटेड होता है। बिल्कुल। बाकी अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोग्राम आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स। मेडी जी 2.0 हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पर, आपने देखा होगा। इसमें कई सारी चीजों को ध्यान रखा गया। पहला, वी आर गोइंग टू बी मोर इंटरेक्टिव, मोर इंक्लूसिव। उसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल भी हो स्टूडेंट के लिए। करंट सिनेरियो में लोगों की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम इकोनॉमिकल कोर्सेज आल्सो। उसके साथ साथ वी आर completely changing our teaching methodology, as well as we are changing the study material provided to you. Now we will be having some different kind of questions, some different variety of the things in the class. So एक बहुत नया चेंज आपको दिखने वाला है एंड पॉजिटिव चेंज आपको मिलने वाला है। और इसमें हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो मेडी जी 2.0 में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का एक सेट भी मिलेगा जिसे आपको रेगुलरली सॉल्व करके आना है। और संडे को छुट्टी भी दे रहे हैं। आप लोगों की बड़ी शिकायत रहती थी ना कि छुट्टी नहीं दी जा रही है, तो वीक में एक दिन की आपको छुट्टी भी मिलेगी।
एक टेस्ट भी हर वीक में जरूर होगा। एक टॉपिक कंप्लीट अगर हो रहा है तो हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा। सो वी आर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू मेक सम वेरी गुड काइंड ऑफ द पैकेज फॉर यू, सो दैट कि आपके इफर्ट्स को मैं ये नहीं कहूंगा कि रिड्यूस किया जा सके, बल्कि उनको और ओरिएंटेड किया जा सके, कुछ ऐसे ओरिएंटेड किया जा सके, प्लस ऑर्गेनाइज्ड किया जा सके, और वो एक सही डायरेक्शन में जाए, सो दैट कि आपके जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव हो जाए और अच्छे रिजल्ट आप ले करके आएँ। तो सर फिर इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और बाकी मिलते हैं आपसे। आप में से जो लोग कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम ज्वाइन किए होंगे, ये दोनों मोड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नो डाउट ऑफलाइन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, ऑफलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि वहां आप मुझसे इन पर्सन मिल रहे हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर रहे हैं, एक फील डिफरेंट होती है क्लास की। सो द बेस्ट वे टू स्टडी इज द क्लासरूम, उसका कोई सब्सटीट्यूट। क्लासरूम कोर्स में तो आप उसमें अक्सर देखेंगे जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर कोई डाउट है तो वो तो डाउट सेशन जब भी होता है उसमें आकर के पर्सनली पूछ लेते हैं। उसमें अगर थ्योरी में कोई डाउट आया या फिर न्यूमेरिकल में कोई डाउट आया तो पर्सनली एट ए टाइम वो डाउट क्लियर हो जाता है। इवन क्लास में आप बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, तुरंत रिपीट हो जाएंगी चीजें। लेकिन जो लोग अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से कहीं काम कर रहे हैं, पीएसयूज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो सेम क्लास के जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। सो दिस इज अवेलेबल इन ऑनलाइन फॉर्मेट आल्सो, और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अवेलेबल रहेंगे टू टैकल योर क्वेरीज। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उन सबको डिस्कस करने के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो दोनों मोड में से जिस भी मोड में आप ज्वाइन करना चाहें उस मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, whichever is convenient to you। हाँ, अगर मुझसे सजेशन लेंगे तो without even a slightest confusion I am going to say that कि for me offline classes are better as comparison to the online। मैं भी ऑफलाइन स्टूडेंट रह चुका हूँ मेडजी में, तो मुझे मालूम है कि ऑफलाइन का क्या एडवांटेज होता है। तो बाकी चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपका जो सिनेरियो होगा, आपकी जो परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड चूज़ करेंगे। सो धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडिवर्स। एंड जुड़े रहिए मेडीजी के साथ, मेडीजी के यूट्यूब चैनल पर तमाम सारे नए नए सब्जेक्ट्स के साथ, विषयों के साथ, तमाम सारी नई नई बातों के साथ समय समय पर हम लोग आते रहेंगे। एक और चीज़, इतने लंबे समय के बाद हम, मुझे और सर को आई थिंक 14 साल के आसपास हो गया, बट फर्स्ट टाइम हम दोनों एक साथ कोई वीडियो बना रहे हैं। आई डोंट थिंक हम दोनों, लेकिन फ्यूचर में आई प्रॉमिस कि हम दोनों साथ में बहुत सारे वीडियोस में आएंगे और बहुत सारी नई चीजें लेकर के आने का प्लान है। अभी बहुत सारी चीजें अनकुक्ड हैं, तो जैसे ही वो टोटली प्रिपेयर्ड हो जाती है आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद आपका, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, एनी कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव पर्पस एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके साथ हमेशा हमारा सपोर्ट बना रहेगा, इसलिए आप परेशान नहीं होए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम जहां तक हो सके, अगर आपकी परिस्थिति अलाउ करती है तो आप जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, डिसीजन आपका होना चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।